नमस्कार किसान साथियों। तो जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है हमारा वापस से नैनो यूरिया के ऊपर होने वाला है। ठीक है। साथ में मैं नैनो डीएपी की बात करूंगा कि इनके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, ऐसी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले। खैर, अभी जो सबसे ज़्यादा फसल लगाई गई है रबी में वो गेहूं लगाई गई, इसलिए हम गेहूं की बात करते हैं कि गेहूं में इसके को कब कब स्प्रे करना चाहिए, क्या मात्रा रहनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा दूसरी फसलों की भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो यूरिया से शुरू करते हैं। तो अगर मैं पहले स्प्रे की बात करूं तो गेहूं में जो इसका पहला स्प्रे किया जाना चाहिए वो होना चाहिए टिलरिंग अवस्था पर। टिलरिंग अपनी देसी भाषा में अगर हम बोले तो जब वो फुटाव होता है गेहूं का, जब ज्यादा से ज्यादा फुटाव होने लगे उस अवस्था में टिलरिंग अवस्था में हमें करना चाहिए। जब अच्छे पत्ते निकलने की अवस्था, इसे हम ये भी बोल सकते हैं, है ना। या तो बोले कि जब अंकुरण हुआ, हमारा जब बीज का अंकुरण हुआ उसके 30 से 35 दिन बाद हमें पहला स्प्रे गेहूं में करना चाहिए। डोज की अगर बात करें तो डोज आप इसका क्या रख सकते हैं, अगर प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2 से 4 ml नैनो यूरिया का आप यूज कर सकते हैं। 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ठीक है। अगर आपको एमएल समझने में समस्या जा रही है तो आपको बता दूं कि जो एक ढक्कन आता है नैनो यूरिया की बोतल का वो 25 ml का आता है, तो उसके हिसाब से हम टंकी में डाल सकते हैं। अब टंकी का हिसाब कैसा रहेगा उसकी बात भी मैंने आगे वीडियो में करी है। ठीक है। तो ये तो पहला स्प्रे था। दूसरे स्प्रे की अगर मैं बात करूं तो ये होना चाहिए फूल आने से पहले, है ना। फूल आने हम बोल सकते हैं बाली आने से पहले, फूल आने से 1 सप्ताह पहले। ठीक है। या तो हम ये बोल सकते हैं कि अंकुरण के 50 से 60 दिन बाद, कि जब हमारा बीज का अंकुरण हुआ उसके 50 से 60 दिन बाद दूसरा स्प्रे होना चाहिए। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब पहला स्प्रे किया उसके 20 से 25 दिन बाद आप स्प्रे को दोहरा सकते हैं ना। दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 20 से 25 दिन बाद। एकड़ के हिसाब से अगर हम डोज की बात करें तो 200 से 500 ml प्रति एकड़ की दर से आप नैनो यूरिया प्लस का स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अगले स्प्रे की बात करूं तो तीसरे स्प्रे की आवश्यकता अगर आपको महसूस होती है कि तीसरे स्प्रे करने चाहिए तो ही करें, अन्यथा 2 स्प्रे जो है वो सफिशियंट है अगर आपने बेसल डोज पर्याप्त मात्रा में लिया है तो। ठीक है। अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप तीसरा स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो थी पहला स्प्रे कब करना चाहिए, दूसरा स्प्रे और तीसरा स्प्रे। टंकी के हिसाब से बात करें तो अगर हम देखें कि अगर आपके पास ये टंकी है, हालांकि ये तो क्या है आप कोई यूज नहीं करता, बैटरी वाली आती है ना, सेम टू सेम ऐसी ही आती है। तो अगर आप 15 से 16 लीटर की टंकी के हिसाब से बात करें तो उसमें 2 से 3 ढक्कन या 50 से 75 ml नैनो यूरिया तरल का आप यूज कर सकते हैं। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो नैनो यूरिया आप यूज करेंगे वो नया वाला नैनो यूरिया प्लस होना चाहिए। कौन सा? ये वाला, जिसमें कि 20% नाइट्रोजन है। पुराना नैनो यूरिया नहीं जिसमें 4% की रिजल्ट उतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, या ये कहूँ कि नहीं मिलेंगे। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो ये जो नया नैनो यूरिया प्लस आया है इसका ही उपयोग करना है। दुकानदार अगर पुरानी बोतल दे रहा है तो उससे हमें नहीं खरीदनी है। ठीक है। चलिए, तो अगर हमारे पास ये स्प्रेयर है कौन सा, नेपसेक वाला, तो इसमें हम मैंने बता दिया कि 15 से 16 लीटर की टंकी में 2 से 3 ढक्कन, यहाँ बात करें 50 से 75 ml तक आप नैनो यूरिया ले सकते हैं। वैसे अगर हम देखें तो 8 से 10 टैंक, मतलब 8 से 10 टंकी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ठीक है। आपके बोले नहीं हमारे पास तो ये नहीं, हमारे पास तो ये वाला है, तो इसके हिसाब देख ले, इसमें 20 से 25 लीटर पानी आता है, तो उसके हिसाब से 3 से 4 ढक्कन, कितना, 3 से 4 ढक्कन, या अगर हम इसे एमएल में बोले तो 75 से लेकर 100 ml तक नैनो यूरिया यूज करेंगे। और इसकी 4 से 6 टंकी 1 एकड़ फसल क्षेत्र के लिए पर्याप्त मात्रा मानी गई है। ठीक है। तो ये था नेपसेक, ये था ये। अब कुछ किसान ड्रोन से अगर स्प्रे करवाना चाह रहे हैं तो ड्रोन का हिसाब क्या है कि 10 से 20 लीटर मात्रा के प्रति टैंक में 250 से 500 ml 1 एकड़ फसल क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर हमने टंकी के हिसाब से भी देख लिया, स्प्रे के हिसाब से भी देख लिया। ठीक है। तो अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको रिजल्ट बराबर देखने को मिलेंगे। उसके साथ जो महत्वपूर्ण बात है जिससे आपको रिजल्ट अच्छे मिले, क्या है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो क्या है कि यूज करने के पहले बोतल को अच्छे से हिलाना है। ठीक है। हल्के हाथ से हिलाना है। फिर उसके बाद में स्प्रे घोल तैयार करने के लिए साफ सुथरे पानी का यूज करना चाहिए।
पानी कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि पत्तों पर छिड़काव करने के लिए फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल का उपयोग करना चाहिए। कुछ किसान जो है जैसे कि होलो कौन नोजल हो गई या दूसरी जो नोजल है उसका यूज कर लेते, बोले छिड़काव ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको नोजल का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। देखो नोजल का क्या महत्व है, हम बात करें कि जो फ्लैट फैन नोजल की तो कुछ ऐसी दिखाई देती है, आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसी दिखाई देती है। ये क्या करती है, जब इसमें से स्प्रे निकलता है तो स्प्रे कुछ इस प्रकार से निकलता है, ठीक है, कि इस प्रकार से फैल के निकलता है एकदम, मतलब प्लेन। तो ये जब पत्तों पर, देखो ये स्प्रे गिर रहा है, ये वही नोजल है, पत्तों पर जब गिरता है तो देखो ये पत्तों का पूरा एरिया कवर कर रहा है। मतलब कि ये जो नैनो यूरिया है पूरे पत्ते के ऊपर समान रूप से जा रहा है, पूरे पत्ते को समान रूप से मिल रहा है। तो अगर आप सही नोजल का यूज करते हैं तो आपको जरूर से रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, नोजल का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, ये 110 950 की नोजल, ये कोई प्राइस नहीं है। 110 का मतलब ये है कि ये जब नैनो मतलब स्प्रे निकलता है, इस नोजल से स्प्रे निकलता है तो इसके बीच का जो ये एंगल होता है ये होता है 110 डिग्री का एंगल। मतलब इसका जो फैलाव है तो ये 110 डिग्री में फैलाव होता है, जो कि पूरे पौधे को अच्छे से कवर करती है। ठीक है, तो आप दुकानदार को कहे कि 110 वाली नोजल चाहिए, ठीक है, वो भी कौन सी, फ्लैट फैन नोजल। ठीक है, नोजल का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे है क्या कि बेहतर अवशोषण के लिए और ओस से बचने के लिए सुबह या शाम के समय स्प्रे करें। ठीक है, हाँ देखो ये नैनो है, कुछ इसके सामने चुनौतियां भी है, थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम अपने साधारण यूरिया को तो कभी फेंक सकते हैं, लेकिन चूंकि अब ये हमारे साथ समस्या है कि यूरिया अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और हमें आगे भविष्य में इन्हीं नैनो का यूज करना है ना। अभी तो मुख्य रूप से इफको क्या रहा है, आगे चल के बाकी कंपनियां भी नैनो प्रोडक्ट बनाएगी, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इन चीजों को आज नहीं तो कल हमें सीखना ही पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि छिड़काव के 8 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है तो छिड़काव को दोहराना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो यूरिया है उसे अवशोषण होने में समय लगता है, लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। तो अगर 8 घंटे के भीतर भीतर अगर बारिश हो गई है तो स्प्रे को दोहराने की सलाह दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा स्प्रे का पानी की मात्रा और प्रकार ये फसल के हिसाब से थोड़ी अलग अलग हो सकती है। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो जिन नैनो से आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिले हैं, मैं वादा करता हूं आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर सही तरीके से किया गया है तो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं से बोल रहा हूँ, हमने भी अभी ट्रायल डलवाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे को इस नैनो के प्रचार के लिए कोई पैसा नहीं मिला है। लास्ट वाले वीडियो में भी कुछ किसानों ने बोला था कि तुम्हें तो पैसा मिल गया इसलिए बता रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं खुद कृषि विषय का शिक्षक हूँ, इंदौर में पढ़ाने का काम है, इसलिए मेरा क्या है कि फील्ड पे जाके वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ये काम है, मेरी ये कोशिश रहती है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, वैज्ञानिक जानकारी पहुंची जाए, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला और न इसके लिए मैंने पैसा किसी से मांगा, न किसी से मांग रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा हम बात करें ये अन्य फसलों में कि कौन, अगर दूसरी फसलों की बात करें तो यहाँ पर एक पूरी प्रॉपर सभी का कि भाई मात्रा कितनी, 2 से ढक्कन 16 लीटर टंकी के हिसाब से, पहला छिड़काव कब, दूसरा छिड़काव कब, तीसरा छिड़काव कब। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं सामने से जिससे कि आपको आसानी रहे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सी भी फसल हो तो आप उसमें नैनो यूरिया की क्या मात्रा रखेंगे ये यहाँ पर दिया गया। अब बात करते हैं नैनो डीएपी की। डीएपी की हम बात करें तो इसमें जो है 8% नाइट्रोजन आता है, 16% जो है वो फास्फोरस अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब डीएपी का कैसा यूज होना चाहिए, डीएपी का जो सबसे महत्वपूर्ण यूज है वो तो है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में इसके जबरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। उसका कारण क्या है, उसका वैज्ञानिक कारण भी अगर आप समझे तो जैसे कि हमारा जो शुरुआत का मान लीजिए बीज है, ये बीज जब मिट्टी में जाता है तो इसके पास सबसे पहला काम क्या होगा, इसका अंकुरण करना। मान लो मिट्टी है तो सबसे पहले बीज का काम है अंकुरण करके जड़ें निकालना।
तो जब तक इसके पास प्रॉपर जड़ें नहीं है, छोटी छोटी जब तक इसके पास जड़ें होगी, तब तक ये अच्छे से अवशोषण नहीं कर पाएगा। तो ये जो फास्फोरस है और नाइट्रोजन है, ये सबसे जरूरी तत्व है जो शुरुआती अवस्था में पौधे को मिलना बहुत जरूरी है। और स्पेशली मैं बात करूं तो फास्फोरस की, क्योंकि फास्फोरस का जो मुख्य रोल होता है फास्फोरस का, वो होता है उसकी जड़ों के लिए, जड़ों के विकास में फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना। तो आप तो ये समझ लीजिए कि अगर आप शुरुआत से बीज को ही फास्फोरस और नाइट्रोजन उसके अंदर पहुंचा देते हो जड़ें निकलने के पहले ही, तो जो शुरुआती अवस्था होती है जिसमें वो जड़ें निकालता है या अंकुरण उसका होता है, उसमें पौधा बहुत अच्छे से वृद्धि करने लगता है। और जब हम बात जानते हैं कि अगर बच्चे को पोषण अच्छा मिला है, तो फिर जब तक वो वयस्क होगा तब तक उसको बीमारियां कम से कम आएगी और पौधा जो है वो बहुत अच्छा और मजबूत रहेगा, है ना। तो सीड ट्रीटमेंट फास्फोरस का कि ये नैनो डीएपी का बहुत जरूरी होता है। नैनो डीएपी की 3 से 5 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। पानी में घोलना है, 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर उनको निकालकर छायादार स्थान पर सुखाना है और उसके बाद उसकी बुआई करना है। यहाँ पर उसकी प्रॉपर चीजें लिखी हुई है सीड ट्रीटमेंट की। आगे अगर मैं बात करूं तो जड़ों, कंदों और टुकड़ों का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई सी ट्यूबर वाली या कंद वाली फसल लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और जो कंद होते हैं या सेड्स होते हैं, उनको उसमें डुबोना है 20 से 30 मिनट के लिए, और वही छायादार स्थान में सुखाकर उनको फिर बुआई करना है ना। तो ये सीड ट्रीटमेंट की बात थी। छिड़काव की अगर हम बात करें तो अच्छी पत्ती अवस्था, मतलब कि जब टिलरिंग या ब्रांचिंग की बात आती है, तो उस समय अगर हम छिड़काव करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, है ना। क्या मात्रा रख सकते हैं? 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में नैनो डीएपी का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। लंबी अवधि और अधिक फास्फोरस की आवश्यकता वाली फसलों में एक से अतिरिक्त छिड़काव फूल आने से पहले। अगर फसल लंबी अवधि की है तो आप क्या करें कि फूल आने से पहले एक छिड़काव करेंगे तो आपको अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये नैनो डीएपी की बात हो गई। सावधानी सभी में वही है कि एक तो नोजल का विशेष रूप से ध्यान रखना है, समय और मात्रा का ध्यान रखना है, ठीक है। ये नैनो डीएपी अगर दूसरी फसलें हैं, तो जैसे अनाज वाली फसलें हैं, दलहनी, तेल वाली फसलें, तो सबके लिए मात्रा यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जब भी आपको आवश्यकता महसूस होती है या भविष्य में अगर आप लाते हैं, तो इसको एक बार यहाँ से मिलान कर ले कि क्या मैं सही मात्रा ले रहा हूँ, क्या मैं सही डोज उसका ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। तो ये पर्णीय छिड़काव की भी है और बीज उपचार की भी है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। हमारी कोशिश बस इतनी रहती है कि किसान तक सही जानकारी पहुंचे। चूंकि मैं स्वयं एक किसान का पुत्र हूं, तो मैं किसान को कभी भी ऐसी जानकारी या भ्रामक जानकारी देने से हमेशा, आज नहीं, आज तो मैं बहुत छोटे स्थान पर हूं, भविष्य में अगर आपका प्यार मिलता है तो भविष्य में ये भी ध्यान रखूंगा कि कभी भी ऐसी चीजों का प्रचार नहीं करूंगा जो किसान की दृष्टि से, खेत की मिट्टी की दृष्टि से खराब हो। फिर कोई कितना पैसा दे रहा मायने नहीं रखता है। तो आज का प्रोग्राम इतना ही था। ध्यान रखें कि नया नैनो यूरिया लाना है जिसमें कि 20% नाइट्रोजन है। 4% वाले से रिजल्ट आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। 20% वाली नाइट्रोजन का यूज करें, आपको जरूर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आगे और मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां पर ट्रायल डले हुए हैं उनके किसानों के पास जाकर उनके रिव्यू वाला एक वीडियो बनाऊं, उन्होंने किस तरह से यूज किया है, कब कब यूज किया है, किसान की खुद की जुबान से मैं वीडियो बना के लाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।